या इस बारे में आपने खबर पढ़ी होगी। डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगों का एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें फंसकर कई लोग अपनी गाड़ी कमाई गंवा रहे हैं। देश में लगातार डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ रहे हैं। छात्रों, बुजुर्गों से लेकर आईटी प्रोफेशनल और बड़े अधिकारी तक साइबर ठगों के शातिराना जाल में फंस रहे हैं। स्कैमर फ्रॉड के लिए ऐसा जाल बिछाते हैं कि पढ़े लिखे और जागरूक लोग भी चंगल में फंस जाते हैं। कभी मोटी कमाई का लालच, कभी धमकी देकर ब्लैकमेल। सरकार, पुलिस और साइबर एक्सपर्ट्स की कोशिशों के बावजूद डिजिटल अरेस्ट के मामले कम नहीं हो रहे हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने 2024 में साइबर ठगी के आंकड़े जारी किए हैं। सितंबर महीने तक ही देश में 11,333 करोड़ की ठगी की जा चुकी है। असली आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है, क्योंकि बड़ी मामले में ठगी के मामले रजिस्टर नहीं होते हैं। 2021 में गृह मंत्रालय ने साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित किया, जहां 1930 पर कॉल करके कोई भी साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करवा सकता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यहां अब तक 9,94,000 शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी हैं। सरकार अब तक 6,69,000 सिम कार्ड ब्लॉक कर चुकी है। 1,32,000 IEMEI नंबर्स को भी ब्लॉक किया गया है। डिजिटल अरेस्ट के लिए इस्तेमाल 1,700 से अधिक स्काइप आईडी और 59,000 व्हाट्सएप खातों को सील किया जा चुका है। इसके बावजूद डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड के मामले कम नहीं हो रहे। स्कैमर्स तो इतने शातिर होते हैं कि ठगी के नए नए तरीके अपना देते हैं। मैं खुद अगर अपनी बात करूं तो मुझे हर रोज कभी मेरा बिजली का खाता बंद करने के मैसेज आते हैं, कभी मेरा मोबाइल फोन बंद करने के मैसेज आते हैं, कभी मेरा कोई कुरियर कस्टम विभाग ने पकड़ लिया है इस बाबत कॉल आता है, कभी ट्राई का फोन आता है कि मेरा मोबाइल कनेक्शन 2 घंटे में बंद कर दिया जाएगा। ऐसे ना जाने कितने मैसेजेस महीने के अंदर गिरते हैं, जिसके अंदर अलग अलग दावे होते हैं। और कहा जा रहा है कि क्राइम सिंडिकेट सिर्फ देश में ही नहीं, विदेश में बैठकर भी ठग लोगों के अकाउंट खाली कर रहे हैं। और अब तो हद यह हो गई है कि ये जालसाज एआई जैसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने लग गए हैं। वॉइस क्लोन करके कॉल करते हैं। हो सकता है कि आपके परिवार से आपको किसी का कॉल आ जाए। बेशक सामने से कंप्यूटर के जरिए वॉइस का इस्तेमाल किया जा रहा हो, लेकिन आपको लगेगा कि आपके करीबी ने, आपके परिवार ने किसी मदद के लिए फोन किया है और आप फौरन उसकी मदद कर देंगे। लेकिन तब तक आपको यह पता नहीं होगा कि आप ठगी के शिकार हो गए हैं। सवाल यह है कि साइबर फ्रॉड के मामलों में आखिर लगाम क्यों नहीं लग पा रहा? इतनी कोशिशों के बावजूद, इतने एक्शन के बावजूद आखिर पुलिस, साइबर एक्सपर्ट इस मामले में क्यों पिछड़ जा रहे हैं? गृह मंत्रालय की तमाम कोशिशों के बावजूद डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के मामले आखिर क्यों नहीं घट रहे हैं? इस मुद्दे पर आज डिटेल से चर्चा करें, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं साइबर क्राइम की 2 हैरान कर देने वाली कहानी। पहली खबर गाजियाबाद से आई है, जहां शेयर ट्रेडिंग ऐप के जरिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के अकाउंट से 77 लाख रुपए ठग लिए गए। मामला शालीमार गार्डन इलाके का है। यहां पर रहने वाले पंकज शर्मा पेशे से सीए हैं। उन्हें व्हाट्सएप पर एक वीडियो कॉल आया और शेयर ट्रेडिंग के कुछ तरीके बताए गए। इसके बाद कॉल करने वाला उन्हें एक लिंक भेजता है और व्हाट्सएप के ग्रुप में जोड़ लेता है, जिसके बाद उनके साथ ठगी की जाती है। चीन, कंबोडिया, दुबई जैसे देशों में बैठे शातिर जालसाज इस तरह की ठगी को अंजाम देते हैं। देखिए, एक पंकज शर्मा है जो शालीमार गार्डन सोसाइटी के रहने वाले हैं, साहिबाबाद में जो पड़ता है। इनके द्वारा एक साइबर थाने पे एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें इनके द्वारा जो है शेयर ट्रेडिंग के माध्यम से साइबर फ्रॉडस्टरों द्वारा जो है 77 लाख रुपए की ठगी की गई है। पूरा मामला जानकारी करने पे ज्ञात हुआ कि उनको जो है एक शुरू में जो है वीडियो भेजी दी गई थी और वीडियो में जो है शेयर ट्रेडिंग को प्रमोट करने के लिए जो है अ, उनको दिखाया गया व्हाट्सएप पे, और देखने के बाद से इन्होंने उस लिंक को क्लिक किया। लिंक क्लिक करते ही एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ गए और उस ग्रुप में जो है सारे साइबर फ्रॉडस्टर ही हैं, और जिसमें जो है तरह-तरह के शेयर्स में इन्वेस्ट करने पे 30 से 35%, 40% का प्रॉफिट दिखाया जा रहा है कि इतना ग्रोथ है इस शेयर में। रियल में वो पैसा बढ़ नहीं रहा था, केवल वो मैनिपुलेट करके दिखाते थे, और इस तरह उनके साथ जो है 77 लाख की जब ठगी हो गई, तब इनको जानकारी हुई कि मेरे साथ जो है साइबर फ्रॉड हो गया।
दूसरी खबर भोपाल से सामने आई, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ के बंगले के सामने रहने वाली एक महिला को डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया। साइबर जालसाजों ने केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी बनकर महिला को 10 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। इतना ही नहीं, छात्रों ने ऑनलाइन कोर्ट में महिला की पेशी दिखाई। कोर्ट रूम में नकली वकील और फर्जी जज ने महिला को मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा भी सुना दी और फिर जेल से बचाने के लिए छात्रों ने महिला से 44 लाख रुपए ठग लिए। सोचिए, साइबर स्कैमर कितने शातिर होते हैं और किस तरह से लोगों को डराकर धमकाकर अपनी साजिश में फंसाकर साजिश को अंजाम देते हैं। हाँ, ये अपना में बड़ा गंभीर मामला है। अभी श्यामला हिल्स क्षेत्र में एक बड़ा हाई प्रोफाइल मामला आया हुआ है। कोई शायद खट्टर फैमिली है, उसके साथ ये घटना घट गई है। आप ये देखिए, अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि वो जज की भूमिका में भी आ गए हैं। तो अपने आप में ये न्याय व्यवस्था को सीधे चुनौती देते हुए दिख रहे हैं और शासन और प्रशासन और न्याय व्यवस्था के जो हमारे लोग हैं उनको इस मामले को बड़ा गंभीरता से लेना चाहिए, ताकि इस तरह की कार्रवाइयों पे या इस तरह के अपराधों पे नकेल लगाने की पुरजोर पूरी तरह से तैयारी की जा सके। लेकिन दोस्तों, मैंने कई मामले ऐसे देखे हैं जिसमें लोग अब जागरूक होने लग गए हैं और लोग जब इन लोगों से सवाल पूछते हैं, इनको एक्सपोज करते हैं, तो ये गाली गलौज और धमकी तक पर उतर आते हैं और ये तक कहते हैं कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और खुलेआम चैलेंज करते हैं। डिजिटल अरेस्ट का जाल सबसे ज्यादा खतरनाक है। पिछले दिनों आगरा में एक महिला टीचर को डिजिटली अरेस्ट किया गया। ठगों ने कहा कि आपकी बेटी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है, तुरंत 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो, नहीं तो जेल भेज दिया जाएगा। महिला टीचर को इस कदर सदमा लगा कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। सोचिए, हालात किस कदर भयावह होते जा रहे हैं। पिछले 10 महीने में पूरे देश में डिजिटल अरेस्ट के 92,000 से ज्यादा मामले सामने आए और 2,140 करोड़ रुपए की ठगी की गई। शातिर ठग हर दिन 214 करोड़ रुपए घर से बैठे लूट ले रहे हैं। पिछले 6 महीने में सिर्फ दिल्ली वालों से स्कैमर्स ने 452 करोड़ रुपए ठगे हैं। सवाल यह है कि इन ठगों पर लगाम कैसे लगे। सरकार की हर कोशिश क्या नाकाम साबित होती जा रही है, क्योंकि जालसाज विदेश में बैठकर रैकेट चलाते हैं और इसलिए एजेंसियां हाथ पर हाथ धरे बैठी रह जाते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। पवन दुग्गल, साइबर एक्सपर्ट, हमारे साथ हैं। एलन राव, पूर्व डीसीपी दिल्ली, हमारे साथ हैं। ऋषि मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ हैं। और शशांक झा, वकील, सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। अनिरुद्ध बापत, भोपाल से साइबर क्राइम के शिकार एक व्यक्ति हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध बापत का ही सबसे पहले रुख करेंगे, जो कि भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिरुद्ध, क्या हुआ था आपके साथ और कैसे साइबर ठगों ने आपको शिकार बनाया, जरा दर्शकों को बताइए और जागरूक भी कीजिए। जी, परसों सुबह करीब 11 बजे के अराउंड मेरे पास एक कॉल आया। +97 का नंबर था उसमें, तो थोड़ा सा हिचकिचाहट के साथ मैंने कॉल तो उठा ही लिया, क्योंकि ऐसे कॉल तो आजकल आम हो गए हैं, मतलब फोन पे आना। तो फोन तो उठा ही लिया। मुझे फोन पे रिकॉर्डेड एक वॉइस आई, जिसमें वो बोला गया कि आपका फोन नंबर ब्लॉक किया जाएगा, सिम ब्लॉक होने वाली है, कृपया, मतलब कि अगर आपको और जानकारी चाहिए तो 9 नंबर दबाइए। रिकॉर्डेड वॉइस थी। तो मैंने 9 दबाया, तो फिर एक टेलीकॉलर से बात हुई, जिसने मुझे बोला कि आपके जो सिम है, आधार कार्ड है, उससे एक और सिम ली गई है मुंबई के किसी एड्रेस पे, जिससे कि हैरेसमेंट और ब्लैकमेलिंग के कॉल किए जा रहे हैं किसी लोगों को। तो ऑब्वियसली बात है कि थोड़ा सा इंसान तो हिचकिचा तो जाता ही है, बट ठीक है, मुझे पे पहले भी ऐसे कॉल आए तो थोड़ा सा अंदाजा था कि ये क्या हो सकता है। तो मैंने भी थोड़ा सा सोचा कि मैं और जानकारी लूं इस बारे में। तो उसने मुझे एफआईआर नंबर भी बताया, उसने मुझे एड्रेस बताया, उसने मुझे फोन नंबर भी बताया कि मेरा कौन सा फोन नंबर है जो वहां पे चालू किया गया है और जिससे ब्लैकमेलिंग के कॉल्स आ रहे हैं। तो ऐसे करके टेलीकॉलर ने मुझे थोड़ा सा अपने बातों में उलझाने की कोशिश की और थोड़ा सा शायद डराने की भी कोशिश की, क्योंकि ये बोल के कि एफआईआर हो गई है आपके खिलाफ, तो आपको मुंबई थाने में, अंधेरी थाने में रिपोर्ट करना होगा अगले 2 घंटों के अंदर। जी। अब अगले 2 घंटे के अंदर तो पहुंचना तो मुश्किल था ही, मतलब नामुमकिन ही है मेरे लिए तो, जैसे कि मैं भोपाल में रहता हूँ। तो मैंने उनको बताया कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, आप कुछ बताएं और कोई उपाय है तो वो टेलीकॉलर मुझे बोलता है कि ठीक है, एक दूसरा उपाय ये है कि आपको ई स्टेटमेंट देना होगा एक पुलिस इंस्पेक्टर के सामने। अंधेरी पुलिस के इंस्पेक्टर से आपको मैं कनेक्ट कराऊंगा और आप वो ई वेरीफाई कर लेंगे, बेसिकली ई स्टेटमेंट ले लेंगे आपसे, ऑनलाइन स्टेटमेंट ले लेंगे। जैसे ये टेलीकॉलर ने बोला तो मैं 100% श्योर हो गया था कि ये डिजिटल अरेस्ट का ही मामला है, क्योंकि वो ऑनलाइन बुलाने की बातें कर रहे थे और इंस्पेक्टर से बात कराने की बातें कर रहे थे, जो कि मुझे नहीं लगता कि असली दुनिया में ऐसा होता है, बट समझ में आ गया था उस टाइम पे मुझे कि डिजिटल अरेस्ट का ही मामला है।
ठीक है, फिर भी मैंने जालसाज के साथ चलता गया। मैंने बोला ठीक है, आप कनेक्ट करवाइए और मैं बात करता हूँ इंस्पेक्टर से, मैं ये स्टेटमेंट देने को तैयार हूँ। फिर उन्होंने मुझे वो इंस्पेक्टर से कनेक्ट करवाया। 5 मिनट बाद इंस्पेक्टर का बेसिकली कॉल आया, अंधेरी पुलिस थाने से बोल रहे थे शायद, तो ऐसा ऐसा उन्होंने बताया मतलब। तो उनका कॉल आया और मुझसे थोड़ी सी जानकारी मांगने लग गए कि ये सिम आपकी है क्या, और आपने कहा मतलब कब आप आए थे मुंबई, या फिर ऐसे कुछ कुछ जानकारी मांगने की कोशिश की। फिर मुझे कहते हैं कि लाइए अब अपना आधार कार्ड दिखाइए क्योंकि आपको ई स्टेटमेंट देना है। तब फिर मैंने सोचा कि अब बहुत हो गया, अब मैं अपनी कोई पर्सनल जानकारी तो लीक नहीं होने दूंगा। तो फिर मैंने उनका सोचा कि चलिए अब बहुत हो गया, इसको बंद करते हैं कॉल को। तो मैंने उनसे मजाक में पूछा कि आपको ये सेटअप करने में तो बहुत वक्त लगता होगा। तो फिर शायद कहीं वो हिचकिचा गया जो भी जालसाज था, और फिर जी, उसने फोन काट दिया। कई बार ये ऐसे थी मामले कुछ। भी सामने आते हैं। मेरा खुद इनकाउंटर हुआ था ऐसे ठगों से फोन के जरिए। तो जब मैंने उनको एक्सपोज करना शुरू किया तो उन्होंने मुझे धमकी देनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आपको जो करना है कर लो, आप अपनी सरकार से शिकायत करो, आपको दिक्कत हो रही है, आपको परेशानी हो रही है अगर, लेकिन आप ऐसे कॉल्स को रोक नहीं सकते हो। मतलब बेसिकली वो आपके साथ एक तरह से काउंटर उस पर उतर आते हैं डिबेट पर, और ये कहने लगते हैं कि भाई आप हमारा कुछ बाल बांका नहीं कर सकते हो, आपको जहां कंप्लेन करनी है, जिसके पास कंप्लेन करनी है वहां कर दो। और जब उसको उनको कहा जाता है कि भाई हमने आपका फोन कॉल रिकॉर्ड कर दिया, तो उस पर भी धमकी देते हैं, कहते हैं कि अगर आपने इसको लीक करा तो हम आपकी सारी पर्सनल जानकारी सोशल मीडिया पर डाल देंगे। जी आप यकीन नहीं मानेंगे, कॉल कटने के बाद जो हुआ वो तो और भी मतलब हैरान करने वाला था। कॉल कटने के बाद उसको मुझे दोबारा वॉइस कॉल आया व्हाट्सएप पे, जो कि मैं हाँ। रिकॉर्ड नहीं कर पाया। वॉइस कॉल में वो बंदा मुझे कहता है कि आपको समझ में आ गया था कि हम गेम खेल रहे हैं, तो आप क्यों इसको कंटिन्यू करते रहे। मैंने बोला मैं सिर्फ इसलिए कंटिन्यू करता रहा क्योंकि इतनी देर कम से कम कोई और बेचारा बच जाएगा, आधे घंटे मैंने आपका टाइम वेस्ट किया तो शायद कोई और बच जाएगा। हाँ। तो उसको भी समझ में आ गई बात। फिर कहता है कि अच्छा आप ये बता दीजिए बस आखिरी बार कि हमसे गलती कहाँ हुई ताकि हम उसको सुधार लें। तो इस बात पे मुझे हंसी आ गई और फिर मैंने फोन काट दिया कि अब मैं उनको थोड़ी सुधारने जाऊँ। हाँ। नहीं, अब मतलब तो उसको इतना था आप कि तो वो अपनी पुलिस गलती तक, पूछ रहा था कि मुझे बताइए। अनिरुद्ध, आप तो पुलिस तक पहुंचे। कई लोग, जैसे अभी हमने एक भोपाल का केस बताया जिसमें एक महिला के सामने जज भी बिठा दिया गया, उसको 5 साल का दोषी भी करार दे दिया गया, और कई दिनों तक उनको उन्होंने डिजिटली अरेस्ट रखा। अनिरुद्ध, आप हमारे साथ बने रही, क्योंकि काफी लोग भी हमारे साथ, काफी मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ दुबे हैं, पवन दुग्गल हैं, एलन राव हैं, ऋषि मिश्रा है, शशांक झा हैं। तो सबसे पहले दुग्गल साहब का रुख करेंगे। हालांकि उनको मैं अभी स्क्रीन पर नहीं देख पा रहा हूं। मैं एलन राव साहब का रुख करता हूं, उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। राव साहब, ये बड़ा खतरनाक पैटर्न बनता जा रहा है, और आज के दौर में डिजिटली हमने जितना राइज किया या दुनिया ने किया है, और अब तो एआई तकनीक भी आ चुका है, उसके साथ साथ ये थ्रेट बहुत जबरदस्त निकलकर सामने आया है। और मुझे नहीं लगता है कि मोबाइल फोन रखने वाला कोई भी इंसान आज की तारीख में इससे अछूता होगा। राव साहब, क्यों बढ़ रहे ऐसे मामले? नमस्कार आपके सभी व्यूअर्स को। और ये बहुत ही अहम मुद्दा इसने आपने चैनल ने उठाया, क्योंकि आज की डेट में ऐसा क्राइम लगातार बढ़ रहा है। इसकी वजह 2-3 है। एक तो जो साइबर क्रिमिनल्स है उनको अब समझ में ये आया है कि फिजिकली कोई अगर क्राइम करेंगे, जैसे रोबरी, डकैती, स्नैचिंग या ऐसा करेंगे, तो उनको अरेस्ट होने का भी डर रहता है, और उनको सामान भी इतना नहीं मिलता जितना उनको उम्मीद रहती है। एक तो ये रीजन वजह है कि वो खुद अभी, और दूसरा वजह ये है कि हम डिजिटली बहुत एडवांस होते जा रहे हैं, और ये डिजिटलाइजेशन का फायदा उठाकर और ये इस प्रकार से काम करते हैं। सबसे ज्यादा लालच ये देते हैं, लोभ देते हैं। जैसे अभी किसी को डराते हैं, डिजिटली अरेस्ट की जो बात आपने भोपाल में एक लेडी के साथ की है, उस प्रकार से उसको इतना ब्रेन वॉश कर लेते हैं, और एकदम उसको कुछ समझ में नहीं आता क्या हुआ। दिल्ली में एक मेरे दोस्त के यहाँ, बिजनेसमैन दोस्त के यहाँ ऐसा हुआ, उसको 15 दिन तक डिजिटली अरेस्ट करते और कई करोड़ों रुपए उससे ले लिए हैं। और ये सिर्फ कह दिया कि आपने घर में किसी को बताया या किसी को शेयर किया तो आप अरेस्ट हो जाएंगे, तो वो आदमी डर जाते हैं। तो ये कभी भी ऐसा ना करें, कि डरने की कोई बात नहीं है। जिस प्रकार से ऐसे जो काम करते हैं, जैसे अभी बता रहे थे एक ब्रदर, जो उन्होंने एकदम उनको समझ गए कि गड़बड़ है, बॉम्बे वाले ले जाने की बात कर रहे थे, वो ऐसा ही समझदारी से करना चाहिए। किसी प्रकार से भी ऐसी कोई बात करते हैं तो वो उनको नहीं करना चाहिए। रीजन ये है हो रहा है कि आज की डेट में क्यों क्राइम बढ़ रहा है,
एक तो ये जिस प्रकार से क्राइम करते जा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट कम होती है, रिपोर्ट हो जाती है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमारे पास स्टाफ नहीं है, साइबर एक्सपर्ट्स हमारे पास पुलिस में नहीं है। नो डाउट कि हमने जैसे दिल्ली की बात करें तो 15 डिस्ट्रिक्ट हैं दिल्ली में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर क्राइम का पुलिस स्टेशन खोल दिया गया है। स्पेशल सेल का एक स्पेशल क्राइम का एक बड़ा ऑफिस है, उसमें बड़े केसेस का भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा सक्सेस रेट